स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का कहना है द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। यानी आप मास बढ़ाना चाहते हैं, किसी गैस का डिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नल प्रेशर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, एम इज़ इक्वल टू के पी। के एक आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। सो इफ़ वी यूज़ मोल फ्रैक्शन, हम मास की जगह मोल फ्रैक्शन को यूज़ कर लें इन द सॉल्यूशन, इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो अगर हम जैसे जैसे उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है उस गैस का अपना पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। मीन्स एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पार्शियल प्रेशर। और हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैंग्वेज को कांस्टेंट यूज़ करें, एम इज इक्वल टू के देन पी नोड, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके, आप इस वैल्यू को अगर आप कहना चाहिए कि विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर अगर आप लें, तो ये हो जाएगा आपके पी इज इक्वल टू 1/k नोट मल्टीप्लाई बाई एक्स। यानी वो प्रोपोर्शनल के जो आपका कांस्टेंट है प्रेशर उसका इन्वर्सली होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन के गैस के वो डायरेक्टली होगा। तो यदि हम इसको बदलें और इस कांस्टेंट को 1/k नोट को अगर लें, तो ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू KHX। यानी प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आपके हेनरी कांस्टेंट के। लेकिन ये जो KH है, जो हेनरी कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके कांस्टेंट की वैल्यू के। सो वेयर KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, it stated that the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। और आपके हेनरीज जो कांस्टेंट है ये, इसकी जो वैल्यू है वो सिंपल प्रेशर के बराबर है, ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बार और किलो बार। Higher the value of Henry's constant at a particular temperature, the lower is the solubility of the gas in the liquid। यानी X mole fraction of the gas is inversely proportional to Henry law constant and directly proportional to the pressure। तो हम हेनरी के लॉ को सबसे पहले तो यही समझें, एक समराइज, कि जैसे जैसे किसी भी गैस का कहना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर गैस में बढ़ता चला जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ रेट को पता करने के लिए गैस के लिए हम यूज़ करते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू जितनी कम होगी उसका सॉल्युबिलिटी रेट उतना ही हायर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, ये आपकी एक टेबल है, आप टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैस इन वाटर है डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में आप देख रहे होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें इधर, ये गैस हैं आपकी हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन है। हीलियम जहाँ 293 केल्विन टेम्परेचर पे जो उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो आ रहा है 144.97 बार। वहीं हाइड्रोजन का आ रहा है इसी टेम्परेचर पर 69.16। तो आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें सेम टेम्परेचर पे, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट से आप बता सकते हैं कि हीलियम का सॉल्युबिलिटी भले ही चाहे KH वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हीलियम की जो इन्वर्सली है चूँकि रिलेशन, तो हीलियम का सॉल्युबिलिटी रेट वाटर में कम होगा, हाइड्रोजन गैस का कंपैरिजन इस टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा। ऐसी बात करी जाए नाइट्रोजन गैस की, दो टेम्परेचर दिए हैं 293 और 303। तो 293 पे वो 76.48 है, वहीं 303 पे वो 88.84 वैल्यू दिखा रही है। अब हम दोनों को कंडीशन में देखते हैं। 293 केल्विन पे डाई नाइट्रोजन की जो है वो है 76.48 KH वैल्यू, और इसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की है 34.86, यानी नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब 303 टेम्परेचर पे देखें ज़रा, तो डाई नाइट्रोजन की वैल्यू आ रही है KH 88.84, वहीं ऑक्सीजन की आ रही है 46.82। तो इससे पता लग रहा है कि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी रेट नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। तो KH की वैल्यू देख के आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी लोअर वैल्यू होती है उसका सॉल्युबिलिटी रेट ज़्यादा होता है। ऐसी फिगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड 298 पे 1.67 दिखा रहा है KH वैल्यू, आर्गन दिखा रहा है 40.3,
तो और मीथेन दिखा रहा है आपका 0.413। तो बात अगर की जाए इन तीनों गैसेस की, तो सबसे कम वैल्यू है भाई किसकी, मीथेन की। तो मीथेन का सॉल्युबिलिटी रेट कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन से भी ज़्यादा होगा। इस तरह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं हेनरी लो कांस्टेंट की जो टेबुलर वैल्यू देख के कि विच गैस इज हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब हेनरी लो की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये 4 लिमिटेशंस हैं, इसलिए आप याद कर सकते हैं। हेनरी लो तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर लो हो। अगर ज़्यादा प्रेशर है मान लीजिए आपका, तब हेनरी लो हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड जो टर्म एंड कंडीशन है वो है कि टेम्परेचर नेट टू लो। अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए माइनस में जा रहा है टेम्परेचर नेट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो भी हमारा हेनरी लो उतना अच्छा कहना चाहिए कि एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड रूल है कि गैस जो है कोई केमिकली रिएक्ट ना कर पाए। ऐसा अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है वाटर से, तो गैस का नेचर कोई बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल वाला ना हो, वरना वहाँ भी हेनरी लो हमारा काम नहीं करता। और फोर्थ है कि गैस जो मैंने बताया नेदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट और नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। ऐसा ना हो कि गैस के पार्टिकल ही अलग अलग हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं या एसोसिएट हो जाएं, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन आ रही हैं तो वहाँ हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब हेनरी लॉ की हम बहुत सारी एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेज। ये क्या है, जब आप देखते हैं बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक है हमारी, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर या बियर या शैम्पेन, द बोतल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो उसको बढ़ाने के लिए, जो गैस की सॉल्युबिलिटी का रेट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करा जाता है, जिससे कि सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ गैस बढ़ जाए। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्बोनेटेड बेवरेज में एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, इससे सॉल्युबिलिटी रेट बढ़ जाए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब आपने देखा होगा एट हाई एल्टीट्यूड, यदि हम पहाड़ी मैदानों में जाएं, ऊंचाई पर जाएं, तो होगा क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ग्राउंड लेवल। द लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। इसको हम कहते हैं एनोक्सिया। अगर हम पहाड़ों पर जाएँ तो वहाँ चूँकि ऑक्सीजन का अपने आप में पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ग्राउंड लेवल से कम होने की वजह से हमें जो है, हम बहुत चीज़ों को उतना ब्राइटली थिंक नहीं कर सकते, तो हम बहुत टायर्ड रहते हैं। इस कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। वो सीधा सीधा उनका कहना है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर गैस का कहना चाहिए कि मास वैल्यू कम होगी, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो ग्राउंड लेवल पे इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है और आपके हिल साइड पे उतनी ज़्यादा नहीं है हाई एल्टीट्यूड पे। स्टूडेंट, इन डीप सी डाइविंग, जिसको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, देखा गया कि बहुत सारे लोग पुराने समय में जो गोताखोर थे, जो कि जाया करते थे किसी कहना चाहिए एक्वेटिक लाइफ पे सर्च करने के लिए, तो होता क्या था कि वो जब बाहर आते थे सरफेस पे, तो उनकी जो कहना चाहिए आर्टरीज थी या वीन्स थी, वो फट जाया करती थी, डैमेज हो जाती थी। तो ये कैसे सिनेरियो देखा गया, ऐसा क्यों होता था? तो होता क्या था कि ग्रेट डेप्थ पे जब डाई नाइट्रोजन या डाई ऑक्सीजन है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिजॉल्व इन ब्लड, चूँकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था बाइंड फोर्स होने की वजह से। तो होता क्या था, डाई नाइट्रोजन नॉर्मल पे तो नहीं डिजॉल्व होती वाटर में, लेकिन ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो डिजॉल्व हो जाती थी। सो व्हेन डाइवर कम टू वाटर सरफेस, नाइट्रोजन गैस कम्स आउट द बॉडी क्विकली फॉर्मिंग बबल्स ब्लड स्ट्रीम। तो होता क्या था, जैसी सरफेस पे वो डाइवर आया, तो वो डाई नाइट्रोजन जो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से तो डिजॉल्व हो गई जब वो डाइव करने गया। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड लेवल पे आया, तो बड़ी तेज़ी के साथ बबल्स बनने लगते थे, और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए द बबल कैन इवन बस्ट द कैपिलरीज और ब्लॉक दैम एंड स्टर द टिश्यू ऑफ डाइऑक्सीजन द बैंड्स। और जहाँ ऑक्सीजन को ले जाने वाले बहुत सारी ये कहना चाहिए कैपिलरीज होती थी, बस्ट हो जाती थी, और डाइवर जो है मर जाया करता था। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए डाइवर्स यूज़ एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस। हीलियम गैस को लेते हैं क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है। तो 11.7% हीलियम, 56% डाई नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन, ये आजकल के जो सिलेंडर हैं जिसमें वो ले जाते हैं आपकी ब्रीथिंग के लिए, वो गैस आजकल एप्लीकेबल है। क्योंकि हीलियम जो है वो अनलाइक डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पास थ्रू सेल वॉल विदाउट डैमेजिंग देम। तो छोटे साइज़ होने की वो इजीली पास हो जाएंगे, तो वो हमारे टिश्यू को डैमेज नहीं करेंगे, और पहले डाई नाइट्रोजन के मुकाबले हीलियम का कंसनट्रेशन बढ़ने से पहले वो निकलेगी। इस तरह से स्कूबा डाइवर कहना चाहिए कि जो पहले मर जाया करते थे, ऐसी कंडीशन से बच जाते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे हेनरी लॉ का यूज़ है
पानी के सतह पे लेवल कम है प्रेशर का, लेकिन पानी के नीचे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ डाइनाइट्रोजन बढ़ जाया करता था। एससीईआरटी का न्यूमेरिकल है इन टेक्स्ट 2.6। क्वेश्चन कह रहा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल is used to qualitative analysis if the solubility of H2S in water at standard temperature pressure is 0.195 मोलैलिटी। कैलकुलेट हेनरी लो कांस्टेंट। यहाँ हेनरी लो कांस्टेंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। तो सबसे पहले 0.195 मोलैलिटी मीन्स कि 0.195 मोल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के वो 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। तो मोल ऑफ H2S तो हमें पता लग गया 0.195। अब वाटर के मोल निकालने हैं तो मास ऑफ वाटर आप इसमें दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि मास ऑफ वाटर है 1000 ग्राम, उसको मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 55.55। सो मोल फ्रैक्शन कितनी होगी H2S की, इसके लिए मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। तो 0.195 में मोल वैल्यू पता है H2S की। अब मोल फ्रैक्शन पता लगाने के लिए इसको अपर साइड रखें और दोनों की मोल वैल्यू को जोड़ दीजिए। मोल ऑफ H2S 0.195 है और 55.55 आपके वाटर के मोल हैं, तो आंसर आ गया आपका 0.0035। अब वो कहना है हम जानते हैं कि प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है आपका 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के या 0.987 बार के। तो सीधा सा फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमने अभी पढ़ा था अपने हेनरी लो कांस्टेंट में कि P = KHS x यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो हेनरी लो कांस्टेंट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। सो 0.987 जो प्रेशर है उसको डिवाइड कर दिया हमने मोल फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, तो ये आ गया आपका कैलकुलेट करने के बाद 282 बार। ऐसे एक स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा इन टेस्ट में ही 2.7। यहाँ वो कहना है हेनरी लो कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर दिया। तो जो जो वैल्यू में गिवन है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें हेनरी लो कांस्टेंट दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब प्रेशर जो दिया हुआ है वो है 2.5 atm। हम जानते हैं कि 1 atm में होते हैं आपके 101.325 × 10⁻³ पास्कल। तो हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ गया हमारा 2.533 × 10⁵ पास्कल। अब हम जानते हैं P = KH मतलब हेनरी लो कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के द्वारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पता लगाएंगे, चूँकि P हमको मालूम है। P आया हमारा 2.533 × 10⁵ डिवाइड किया आपने हेनरी लो कांस्टेंट से 1.67 × 10⁸, तो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू हमारी आई 1.517 × 10⁻³ अब मोल ऑफ वाटर इजीली मास ऑफ वाटर को मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें 500, डिवाइड किया आपने 18 से, तो जो मोल वैल्यू आ गई वाटर की वो आ गई 27.78। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल ऑफ वाटर। यहाँ थोड़ी जरा कैलकुलेशन लॉन्ग कैलकुलेशन है, यहाँ हम सभी वैल्यू रखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम ही है, ये हमारी आ गई है 1.517 × 10⁻³ और जो आपकी मोल ऑफ CO2 कहना चाहिए कि हमें सारी वैल्यू हम रखते हैं इस तरह से। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारा जो वैल्यू आती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो जाती है 0.0420। अब हम जानते हैं कि मॉलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है 44 ग्राम पर मोल, और पूछ रहे हैं कि कितनी CO2 डिजॉल्व हो रही। तो अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व में जो आपकी मोल वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0.0420 वैल्यू जो आपकी आई है मोल वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की 44 से आपने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 1.85 ग्राम। सो स्टूडेंट आई होप कि आप इस तरह से समझ होंगे। थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से आता है, तो आप हेनरी लो कांस्टेंट के न्यूमेरिकल को थोड़ा स्ट्रैम कीजिएगा और समझिएगा। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।